जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थीगणों को, सभी प्रियजनों को जितेंद्र क्लासेस की तरफ से मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मित्रों, तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ। आइए आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण समाज का जो अच्छा वाला टॉपिक है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हर प्यारा टॉपिक होता है, हर टॉपिक अच्छा होता है। विद्यार्थीगण याद रखिएगा, जो विद्यार्थीगण जितेंद्र क्लासेस ज्वाइन ना करें हो, जितेंद्र क्लासेस को ज्वाइन करो, हिंदी ग्रामर कंप्लीट करिए, तहलका मचाइए, कंसेप्ट वाइज पढ़िए विद्यार्थीगण। तो आइए आज हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास पर। अव्ययी भाव समास होता क्या है विद्यार्थीगण? हम कुछ ऑलरेडी एग्जाम्पल रख दिए हैं, पर कंसेप्ट आपको जब तक नहीं बताएंगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। हालांकि बहुत से हमारे विद्यार्थीगण या विषय बहनें बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण रट के चले जाते हैं। बस इनको यही पता होता है कि जिनके ठीक पूर्व उपसर्ग होता है वही अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपने दिमाग से भ्रम दूर कर दीजिए। आप अव्ययी भाव समास में पाएंगे, आप कर्मधारय समास में पाएंगे, आप बहुव्रीहि समास में पाएंगे। याद रखिएगा, बहुत से प्रकार के समासों में आपको उपसर्ग मिलेगा। क्या जिसमें उपसर्ग मिलेगा वही अव्ययी भाव समास हो जाता है? पर ऐसा नहीं। हर उपसर्ग से जुड़ा समास यदि अव्ययी भाव समास हो जाता तो याद रखना, आप एग्जाम हॉल में बैठकर प्रश्न गलत करके नहीं आते। जिसको हम बहुत आसान समझते हैं, बहुत सरल समझते हैं, वही प्रश्न हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत जहरीला हो जाता है विद्यार्थीगण। तो आइए आज हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास पर। जी हाँ, अव्ययी भाव समास होता क्या है? सबसे पहली बात हम इसी बिंदु पर करेंगे। क्या अव्ययी भाव समास? जी हाँ, अव्ययी भाव समास क्या होता है? पॉइंट कर कर याद रखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। जी हाँ, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है उसी को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। विद्यार्थीगण, अव्यय या अविकारी कहे, दोनों बिंदु का मतलब एक होता है। अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिस शब्द को हम किसी रूप में परिवर्तन या बदलाव या परिवर्तित ना कर सकें, वही होता है अव्यय। जो मित्र हमारे ना समझ पाए, वीडियो पढ़ चुकी है, अव्यय या अव्ययी या अविकारी शब्द वो जाकर वीडियो में देखें, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, जो अव्यय होता है वो क्या होता है? उसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण, जितने भी उपसर्ग होते हैं अर्थात उस पर भी लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हो। अर्थात उपसर्ग जितने भी होते हैं अर्थात वो हम कह सकते हैं अव्यय हो सकते हैं, और लेकिन सभी अव्यय उपसर्ग नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सभी उपसर्ग अव्यय हो सकते हैं, पर सभी अव्यय यानी अविकारी शब्द याद रखिएगा उपसर्ग नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अव्यय नहीं हो सकते। कभी गलत मत करिएगा, ये प्रश्न आ चुका है। तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण, हम बात करेंगे जो अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है वही अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात हम कहें, चाहे अव्यय कहें, चाहे उपसर्ग कहें, दोस्तों दोनों का मतलब एक होता है। लेकिन जो ये अव्यय या उपसर्ग जुड़ते हैं ना, ये किसके ठीक पूर्व जुड़ते हैं? विद्यार्थी याद रखना, जब किसी संज्ञा के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग या अव्यय आकर उसकी विशेषता को नहीं बताता है तो वही अव्ययी भाव समास होता है। फिर से एक बात दोहरान कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनोयोग से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, जब तक क्लियर ना हो जाए हर बार सुनिए। मैं कह रहा हूँ, जब किसी संज्ञा के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग या अव्यय, दोनों का मतलब एक होता है, जब किसी संज्ञा के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग या अव्यय आकर उसकी विशेषता को ना बताए विद्यार्थीगण, वही अव्ययी भाव समास होता है। अब आप समझ गए होंगे। जो बिंदु क्लियर ना हो हमारे विद्यार्थीगण, हमारे विषय बहनों के, याद रखिएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब टॉपिक पढ़ चुके हैं, आप जाकर वहां देखें प्लेलिस्ट में। तो याद रखना, संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग या अव्यय आकर उसकी विशेषता नहीं बताता है तो वही अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं मित्रों, अब आपको समझना है, अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं। याद रखिएगा, इसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है अव्यय पद पूर्व
अव्यय पद पूर्व, और एक होता है विद्यार्थीगण नाम पद पूर्व होता है। नाम पद पूर्व होता है। अव्यय पद पूर्व के अंतर्गत यही उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं। अव्यय पद पूर्व के अंतर्गत क्या होते हैं विद्यार्थीगण? उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं। कभी गलत मत करना, उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं। और जो नाम पद पूर्व होते हैं, यहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्दों की क्या होती है विद्यार्थीगण? आवृत्ति होती है, जिसे कहते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति विद्यार्थीगण याद रखिएगा, कभी गलत मत करिएगा। तो आइए जरा हम देखते हैं इसको एक बार फटाफट करके कि कैसे क्या होती है सारी चीजें। तो गलत मत करिएगा, एग्जाम में प्रश्न कैसे भी आता है। तो जरा देखो, हम इस पर कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं। जब किसी संज्ञा के ठीक पूर्व कोई उपसर्ग आकर उसकी विशेषता नहीं बताता है, वही अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हम कह देते हैं विद्यार्थीगण निडर। निडर, अब जरा देखो, निडर है, अब हम कहें ये डर है। डर है, डर ये शब्द क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा, जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ हम महसूस करते हैं। अंदर ही अंदर डर लगती है पर दिखाई नहीं देता है, ये संज्ञा है। संज्ञा के ठीक पूर्व ये उपसर्ग आया है नि। निडर, निडर यानी बिना डर के। निडर यानी बिना डर के। जैसे आ जाता है विद्यार्थीगण, इसी पर दूसरा प्रश्न जैसे आ जाता है निर्भय। विद्यार्थीगण जरा देखो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो जिंदगी समझ जाएगी। निर्भय, अब इसमें उपसर्ग निकालोगे तो निर उपसर्ग निकलेगा। और भय, भय किससे होता है? डर से। भय किससे होता है? डर से। ये भी क्या है? संज्ञा है। और इसके ठीक पूर्व उपसर्ग आया। देखो निर्भय, निर्भय बिना भय के, बिना डर के, वही चीज होता है विद्यार्थीगण। तो संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई उपसर्ग आता है, उसकी विशेषता नहीं बताता है, तो वही अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थीगण लिखते हैं प्रतिदिन। जरा देखो, प्रतिदिन, अब दिन क्या है? ये संज्ञा है। इसकी ठीक पूर्व ये उपसर्ग आ गया। संज्ञा के ठीक पूर्व उपसर्ग आएगा पर विशेषता ना बताए तो अव्ययीभाव समास होगा। याद रखो, प्रतिदिन। अब देखो यहाँ प्रति उपसर्ग है। ऐसे विद्यार्थीगण बहुत से प्रश्न आते हैं। जैसे आता है आमरण, जैसे आता है अकाल, जैसे आता है अटूट, जैसे आता है बाकलम, जैसे आता है बेकायदा, जैसे आता है बाकायदा, जैसे आता है यथाशक्ति, जैसे आता है यथा नीति, यथाक्रम, भरपेट, भरसक, तमाम एग्जाम्पल आते हैं। उपकूल, तमाम एग्जाम्पल आते हैं। तो संज्ञा के ठीक पूर्व ही उपसर्ग जुड़ते हैं विद्यार्थीगण। अब प्रश्न ये पूछा गया था कि समास का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें विकारी शब्द संज्ञा का प्रयोग होता है। तो एक चीज याद रखिएगा विद्यार्थीगण, विकारी शब्द संज्ञा का प्रयोग वो अव्ययीभाव समास में होता है। याद रखना, विकारी शब्द संज्ञा का प्रयोग किस समास में होता है? अव्ययीभाव समास में होता है, और किसी समास में होता नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, गलत कर दोगे तुरंत गलत होगा, तड़ दे, ये किताबों में नहीं है। तो याद रखिए, अब जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखा, अब देखो ऐसे आमरण, अनुकरण, अनजाने, निर्विवाद, बेकायदा, बाकायदा, बाकलम, भरसक, भरपेट, तो संज्ञा के ठीक पूर्व ही उपसर्ग आकर उसकी विशेषता नहीं बताते हैं, तो वही अव्ययीभाव समास होता है। एक बार इसकी साथ लीजिए विद्यार्थी जी। आइए फिर हम बात करते हैं दूसरे बिंदु पर। जी देखो विद्यार्थीगण, अब हम बात करेंगे दूसरे बिंदु पर, अव्ययीभाव समास का जो दूसरा वाला भेद है। जी हाँ, अव्ययीभाव समास के दूसरे वाले भेद पर। अव्यय पद पूर्व हो गया। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थीगण नाम पद पूर्व। नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व में क्या होती है विद्यार्थीगण? शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्दों की क्या होती है? आवृत्ति होती है, यानी शब्दों का दोहरान होता है। विद्यार्थीगण अब एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया था, जहां संज्ञा शब्दों का आपस में दोहरान कर दिया जाता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? याद रखना, जहां कहीं भी संज्ञा शब्दों का आपस में दोहरान होता है, वही संज्ञा शब्द अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराते हैं। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, हर सुनी सुनाई चीज आपको काम देगी, हर बोली हुई चीज आप मत लिखना विद्यार्थीगण।
मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ दो संज्ञा शब्दों का दोहरान होता है वही संज्ञा शब्द अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराने लगते हैं। जी हाँ, आइए इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, दोहरान होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं विद्यार्थीगण, यहाँ ऐसे करते हैं, जैसे हम लिख देते हैं कानो कान। कानो कान को हम लिख सकते हैं ऐसे, आता है एग्जाम में कान कान। देखो ये संज्ञा शब्द का दोहरान हो गया। ऐसे आता है विद्यार्थीगण हाथों हाथ। हाथों हाथ, हाथों हाथ का क्या लिख सकते हैं, हाथ हाथ। अब यहाँ हाथ हाथ का क्या कर दिए, हम दोहरान कर दिए। हम ऐसे लिख दिए रातों रात। रातों रात, तो रातों रात को क्या लिख दिए विद्यार्थीगण, रात रात लिख दिए। हम लिख दिए यहाँ नगरों नगर। नगरों नगर, तो इसको क्या लिख देंगे विद्यार्थीगण, नगर नगर। ऐसे हम लिख देंगे विद्यार्थीगण, जरा देखो शहरों शहर। शहरों शहर, तो हम लिख देंगे शहर शहर। ऐसे हम लिख देंगे बारंबार। ऐसे इसको लिख देंगे बार बार। बात समझ पा रहे हैं। देखो यहाँ संज्ञा शब्दों का दोहरान हुआ, संज्ञा शब्दों का दोहरान हुआ, और इनके मध्य में योजक चिन्ह पाया जाता है। योजक चिन्ह पाया जाता है विद्यार्थीगण, और हम बता देते हैं योजक चिन्ह हमारे द्वंद्व समास में भी पाया जाता है। लेकिन द्वंद्व समास में दोनों समासिक पद एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं, एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, अलग अलग विपरार्थक हो सकते हैं, पर दोनों का भावार्थ समान नहीं होता है, ना तो दोनों समान संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है। यहाँ दोनों का अर्थ समान है, समान संज्ञा शब्दों का दोहरान हो रहा है। याद रखना, जहाँ समान संज्ञा शब्दों का दोहरान होता है उनके बीच में यदि योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। विद्यार्थीगण एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे विद्यार्थीगण। पुनः हम आपसी वार्तालाप आपसे करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।